क्या भारत का तेजस मार्क 2 अब रफाल के स्कैल्प मिसाइल को फायर करने वाला है? जगुआर फाइटर जेट को अभी डॉग फाइट मिसाइल से इक्विप क्यों किया जा रहा है? डीआरडीओ की तरफ से अपनी एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल को एक स्टेल्थ क्रूज मिसाइल कैसे बनाया जा रहा है? और भारत का अपना वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम प्रोडक्शन के लिए तैयार हो चुका है। आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के फ्यूचर फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का अपकमिंग मीडियम वेट फाइटर यानी तेजस मार्क 2 को अभी एक सिग्निफिकेंटली एक्सपेंडेड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ डिजाइन किया जा रहा है। सोर्सेस के मुताबिक इस एयरक्राफ्ट को शुरू से ही ऐसे बनाया जा रहा है कि इसमें डिफरेंट टाइप के वेपन को आराम से इंटीग्रेट किया जा सकता है। अगर एयर टू सरफेस स्ट्राइक कैपेबिलिटी की बात करें तो ईयरली इंटीग्रेशन के लिए इसमें दो इंपॉर्टेंट वेपन को प्लान किया गया है, जिसमें स्कैल्प ईजी क्रूज मिसाइल और इजरायली ओरिजिन प्रिसीशन स्ट्राइक वेपन क्रिस्टल मेज शामिल होने वाले हैं। ये दोनों ही मिसाइल पहले से ही इंडियन एयरफोर्स की स्ट्राइक आर्सेनल का हिस्सा बन चुके हैं और इनको डसॉ रफाल और अपग्रेडेड मिराज 2000 में इस्तेमाल किया जा चुका है। सोर्सेस के मुताबिक तेजस मार्क 2 के वेपन इंटीग्रेशन को एक 2 फेज अप्रोच के साथ एग्जीक्यूट किया जाने वाला है। पहले फेज में मेन फोकस एयर टू एयर वेपन और प्रिसीशन स्ट्राइक वेपन के ऊपर होने वाली, जिसमें एयर टू एयर कॉम्बैट रोल के लिए इस एयरक्राफ्ट में इंडिजिनस अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2 ऐसे मिसाइल को इंटीग्रेट किया जाएगा। साथ ही क्लोज रेंज डॉग फाइट कैपेबिलिटी के लिए इस एयरक्राफ्ट में एसराम मिसाइल को इंटीग्रेट किया जाएगा। एयर टू सरफेस स्ट्राइक के लिए ईयरली फेज में इस एयरक्राफ्ट में स्कैल्प ईजी, क्रिस्टल मेज और हाई स्पीड स्ट्राइक मिसाइल रैम्पेज को इंटीग्रेट किया जाने वाला है, जो कि सभी के सभी कहीं ना कहीं इंपोर्टेड प्लेटफॉर्म होने वाले हैं। अब सेकेंड फेज में जो मेन फोकस होने वाला है वो नेक्स्ट जनरेशन इंडिजिनस स्ट्राइक सिस्टम को इंटीग्रेट करने पर होने वाली है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ब्रह्मोस एनजी होने वाला है, जो कि ब्रह्मोस का लाइटर और फाइटर कंपैटिबल वेरिएंट होने वाला है। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट को रुद्र मिसाइल के साथ भी इंटीग्रेट किया जाने वाला है, जो कि दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस नेटवर्क को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किया गया है। ग्राउंड स्ट्राइक मिशन के लिए इस एयरक्राफ्ट में इंडिजिनस सुदर्शन लेजर गाइडेड बॉम्ब्स को भी फ्यूचर में इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है। अब स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो वेस्टर्न और इंडिजिनस दोनों तरह के वेपन्स को कैरी करने की कैपेबिलिटी एचएएल की तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को एक हाईली वर्सेटाइल मल्टीरोल एयरक्राफ्ट बनाने वाला है। लेकिन प्राइमरीली इसमें इंडिजिनस वेपन के बदले वेस्टर्न वेपन को क्यों इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है, यह अभी भी एक सवाल बना हुआ है। अगला अपडेट भारत के फाइटर एयरक्राफ्ट अपग्रेड प्रोग्राम की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से अभी इंडियन एयरफोर्स के स्पेक कैट जगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट की फ्लीट के लिए एक मेजर अपग्रेड प्रोग्राम को शुरू करने का फैसला किया जा रहा है। इसके लिए एयर हेडक्वार्टर की तरफ से अभी डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज से प्रपोजल को इन्वाइट करते हुए एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को इशू किया गया है। इस अपग्रेड प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव जगुआर एयरक्राफ्ट की एग्जिस्टिंग वायरिंग आर्किटेक्चर को मॉडिफाई करना है, ताकि एयरक्राफ्ट में नेक्स्ट जनरेशन क्लोज कॉम्बैट मिसाइल और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम को इंटीग्रेट करना संभव हो पाएगा। अभी जगुआर एयरक्राफ्ट में क्लोज रेंज एयर कॉम्बैट के लिए मैजिक मात्रा 2 जैसे मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रपोज्ड मॉडिफिकेशन के बाद इस एयरक्राफ्ट को नेक्स्ट जनरेशन क्लोज कॉम्बैट मिसाइल के साथ इंटीग्रेट किया जाने वाला है, जो कि एसराम मिसाइल होने वाली, जो कि फ्यूचर में इंडियन एयरफोर्स की नेक्स्ट जनरेशन शॉर्ट रेंज डॉग फाइट मिसाइल होने वाला है। इसके साथ ही एयरक्राफ्ट में हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम भी इंटीग्रेट किया जाने वाला है। ये सिस्टम पायलट को हेलमेट की मदद से टारगेट को डिजिग्नेट करने की और मिसाइल को लॉक करने की कैपेबिलिटी देने वाला है, जिससे क्लोज रेंज कॉम्बैट और रिएक्शन टाइम और टारगेटिंग एक्यूरेसी काफी इंप्रूव होने वाली है। स्केल की बात करें तो इस प्रोजेक्ट के तहत इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी टोटल 74 जगुआर एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई करने का प्लान किया गया है। इनमें से 24 जगुआर डैरिन 2 स्टैंडर्ड की होने वाले और 50 डैरिन 3 स्टैंडर्ड के वेरिएंट्स होने वाले हैं, जो फ्लीट के ऑनगोइंग एवियोनिक्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाले हैं। टेंडर डॉक्यूमेंट के मुताबिक सिलेक्टेड वेंडर्स को 3 साल के अंदर पूरा मॉडिफिकेशन प्रोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा, जबकि हर एक एयरक्राफ्ट का अपग्रेड लगभग 45 दिन के अंदर ही कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया है। अब स्पेक कैट जगुआर एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स में 1970s और 1980s के दौरान इंडक्ट किया गया था और आज भी इंडियन एयरफोर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक प्लेटफॉर्म के रूप में सर्विस में मौजूद है। अगर नेक्स्ट जनरेशन क्लोज कॉम्बैट मिसाइल और खास करके हेलमेट माउंटेड टारगेटिंग सिस्टम का इंटीग्रेशन अभी इसमें सफल हो जाता है, तो जगुआर फाइटर की क्लोज रेंज एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी और पायलट सिचुएशनल अवेयरनेस दोनों में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि इन एयरक्राफ्ट्स को 2035 तक ऑपरेशन रखने में इंडियन एयरफोर्स को मदद करने वाले हैं। अगला अपडेट भारत के लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीआरडीओ की तरफ से अभी अपनी इंडिजिनस क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की तैयारी किया जा रहा है
सोर्सेज के मुताबिक भारत के इंडिजिनस क्रूज मिसाइल प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाले मानिक टर्बोफैन इंजन को अभी एक अपडेटेड कॉन्फ़िगरेशन के लिए तैयार किया जा रहा है। फिलहाल ये इंजन लगभग 4.5 किलोटन की थ्रस्ट को जनरेट कर सकता है, लेकिन नए अपग्रेड के बाद इसकी थ्रस्ट कैपेबिलिटी 5 किलोटन के आसपास इंक्रीज होने वाला है। पेपर पर ये इंक्रीज थोड़ा छोटा लग सकता है, लेकिन मिसाइल के लिए ये मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी और पेलोड कैरिज दोनों को इम्प्रूव करने वाला है। ये इंजन भारत की इंडिजिनस लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल फैमिली को पावर करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इंजन भारत के फ्यूचर एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल का कोर प्रोपल्शन और फ्लाइट कंट्रोल आर्किटेक्चर को रिटेन करने वाला है, जिसमें फोल्ड आउट विंग्स और टेल कंट्रोल सरफेस वगैरह शामिल होने वाले हैं। अभी ALCM का जो नेवल और लैंड लॉन्च्ड वर्जन है उसका सिलेंड्रिकल फ्यूजलाज सेक्शन कैनिस्टराइज स्टोरेज और वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है, लेकिन स्टेल्थ और रडार सिग्नेचर रिडक्शन के लिए ये डिजाइन इतना आइडियल नहीं होने वाला है। इसी वजह से DRDO की तरफ से फ्यूचर एयर लॉन्च्ड वेरिएंट के लिए इसकी एक स्टेल्थ ऑप्टिमाइज्ड एयरफ्रेम को डिजाइन करने का प्लान किया गया, जिसमें ट्रेपेजोइडल या फेस्टेड बॉडी स्ट्रक्चर और इंटरनलाइज एयर इनटेक वगैरह डिजाइन हमको देखने को मिल सकता है, जिससे रडार सिग्नेचर काफी रिड्यूस होने वाला है। अगर अभी इस प्रपल्सन अपग्रेड और स्टेल्थ शेपिंग दोनों को कंबाइन किया जाता है तो मिसाइल की सर्वाइविलिटी मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ काफी इंप्रूव होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट भारत के इंडिजिनस एयर डिफेंस प्रोग्राम की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का इंडिजिनस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम प्रोग्राम अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन पास कर चुका है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक इस सिस्टम का यूजर वैलिडेशन ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया था और अभी इसे लो रेट इनिशियल प्रोडक्शन के लिए क्लियरेंस मिल चुका है। ये ट्रायल उड़ीसा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर पर कंडक्ट किया गया था, जहां 3 बैक टू बैक सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट को परफॉर्म किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये टेस्ट फाइनल बैटलफील्ड रेडी कॉन्फ़िगरेशन में किया गया था, यानी मिसाइल का वही ऑपरेशनल वेरिएंट टेस्ट किया गया था जो फ्यूचर में आर्म फोर्सेस को डिलीवर किया जाएगा। टेस्टिंग के दौरान मिसाइल ने हाई स्पीड एरियल टारगेट को सक्सेसफुल इंटरसेप्ट किया था, जो कि एनिमी एयरक्राफ्ट को सिमुलेट कर रहे थे। इन ट्रायल्स में सिस्टम को मैक्सिमम रेंज और अल्टीट्यूड एनवेलप पर टेस्ट किया गया था, ताकि रियल कॉम्बैट कंडीशन में भी इसकी परफॉर्मेंस को वेरीफाई किया जा सकेगा। एक और इम्पोर्टेंट हाईलाइट ये रहा कि टेस्टिंग के समय इस मिसाइल को इंडियन आर्मी के फील्ड ऑपरेटर्स की तरफ से लॉन्च किया गया था। इस स्टेज को वेपन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में यूजर वैलिडेशन फेज कहा जाता है, जहां सिस्टम को एक्चुअल सोल्जर ऑपरेट करके टेस्ट करते हैं। अगर मिसाइल की टेक्नोलॉजी की बात करें तो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की सबसे खास कैपेबिलिटी इसका पोस्ट लॉन्च मैन्यूवरिंग सिस्टम होने वाला है। इस मिसाइल में स्मॉल लेटरल थ्रस्टर वगैरह लगे हुए हैं, जो कि लॉन्च के तुरंत बाद ही एक्टिवेट होते हैं और मिसाइल को साफ हाईजी टर्न्स लेने में मदद करते हैं। इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में रिसर्च सेंटर इमराट की तरफ से भी काफी इंपॉर्टेंट रोल को प्ले किया गया था, जहां मिसाइल की सीकर और एवियोनिक्स सिस्टम्स को मिनिएचराइज करके सोल्जर लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में इंटीग्रेट किया गया था। प्रोडक्शन की बात करें तो अभी अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस और आइकम टेली लिमिटेड को इस मिसाइल के लिए डेवलपमेंट और प्रोडक्शन पार्टनर के रूप में सिलेक्ट किया गया है और अभी इंडियन आर्मी की तरफ से लगभग 500 के आसपास लॉन्चर और 3000 के आसपास मिसाइल की ऑर्डर करने की उम्मीद किया जा रहा है, जबकि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की तरफ से भी लिमिटेड नंबर में इसकी सेकेंडरी ऑर्डर को प्लेस करने का उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट भारत के नेवल अनमेंड सिस्टम डेवलपमेंट की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की तरफ से अभी एक नए ऑटोनोमस मैरीटाइम प्लेटफॉर्म को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOI को इशू किया गया था, जिसमें इंडियन इंडस्ट्री से इनपुट इनवाइट किया गया, जिसमें एक सेमी सबमर्सिबल ऑटोनोमस वेसल को डेवलप करने का प्लान किया गया है। इस प्रोजेक्ट को सेवियर ASW का नाम दिया गया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव फ्यूचर नेवल ऑपरेशन के लिए एक अनमेंड प्लेटफॉर्म को डेवलप करने पर होने वाला, जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर और मैरीटाइम सर्विलेंस रोल में डिप्लॉय किया जाने वाला है। कॉन्सेप्ट के मुताबिक सेवियर ASW एक सेमी सबमर्सिबल अनमेंड वेसल होने वाला है, जो कि लॉन्ग एंड्योरेंस इंटेलिजेंस सर्वेलेंस और रिकॉनेंस मिशन को कंडक्ट करने वाला है। सेमी सबमर्सिबल डिजाइन होने की वजह से इसका सरफेस और एक्यूस्टिक सिग्नेचर काफी कम होने वाला है। इसकी वजह से ये कॉर्बेट ऑपरेशन में भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे प्लेटफॉर्म्स को सेंसिटिव मैरीटाइम जोन में कंटिन्यूअस ऑपरेशन करने के लिए डिप्लॉय किया जा सकता है, जो कि जरूरत पड़ने पर हमारे मैन्ड एसेट्स को भी मदद करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑटोनोमस वेसल में मल्टीपल सेंसर जैसे कि सोनार, कम्युनिकेशन रिले सिस्टम और मिशन स्पेसिफिक पेलोड इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो ये इनिशिएटिव इंडियन नेवी के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन में अंडर सी थ्रेट और सबमरीन एक्टिविटी स्टेडीली इंक्रीज हो रही है। अगर फ्यूचर में ये प्लेटफॉर्म ऑपरेशनल हो जाता है तो सेवियर ASW हमारी मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकता है और कन्वेंशनल प्लेटफॉर्म जैसे कि वॉरशिप, सबमरीन या फिर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के साथ मिलकर एक फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर काम करने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।